बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से तत्ते तवे पर पलसेटे मारते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बर्बादी के 3 लोग ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले उन्होंने साकिब निसार का नाम लिया है, उसके साथ मियां साहब की तरफ से जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम लिया गया है और तीसरे किरदार जिसका मियां साहब ने पाकिस्तान की बर्बादी के हवाले से बात की है, नाम लिया है, वो है जनरल फैज़ हमीद। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें वो कहते हैं ये है वो वीडियो जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। कौन लोग तबाह करने वाले हैं, कौन बर्बाद करने वाले हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का मैं आपके सामने ट्वीट पढ़ता हूँ। ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये है पाकिस्तान की तबाही की असल साजिश। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ साजिश रचाने, वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाने और सज़ा देने में साकिब निसार और उनका बेंच नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद मुलव्वस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर छोटी सी छोटी बात का सोमोटो लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान के साथ होने वाले इस भयानक जुल्म पर भी कोई आज खुद नोटिस लेंगे। आगे चलने से पहले यहीं पे एक बात कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान में है। उस हुकूमत की तरफ से सो मोटो के हवाले से एक कानून बनाया गया है जिस पर स्टे ऑर्डर आ चुका है। उस कानून में कहा गया है कि चीफ जस्टिस अकेले सो मोटो नहीं ले सकते। सो मोटो लेने के लिए एक कमेटी बनाना पड़ेगी। ये कानून बना दिया गया है जिस पर स्टे ऑर्डर है और मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, उसी जज को कहते हैं कि क्या वो सो मोटो लेंगे। पहले मियां नवाज शरीफ साहब कभी ये कहा करते थे कि इस लकीर को अब हटाना होगा कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, लेकिन इमरान खान को खुद हटाने के लिए मैदान में आ गए, साजिशों में शामिल हो गए, जनरल कमर जवेद बाजवा के कदमों में बैठ गए, फैज़ हमीद की मिन्नतें करते रहे। इन सब की तरफ से इमरान खान को हटा दिया गया, तो वो दुरुस्त है। आगे चलते हुए मियां साहब लिखते हैं, क्या ये मुजरम कभी अदालत में बुलाए जाएंगे? क्या जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार से पूछा जाएगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बेंच से क्यों हटाया गया? जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर 2 मरतबा जाकर क्यों कहा कि नवाज शरीफ और मरियम को सज़ा देना कौमी मुफाद में है और अगर इन्हें ज़मानत मिली तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये 2 साल की मेहनत क्या थी और नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने में कौन सा कौमी मुफाद था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब इसी ट्वीट में मज़ीद लिखते हैं, जनरल फैज़ हमीद से पूछा जाए कि जस्टिस सिद्दीकी को क्यों कहा नैब कोर्ट में सज़ा तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ सज़ा की मुद्दत तय होना बाकी है। इनको कैसे मालूम था कि सज़ा तो होनी ही होनी है? क्या जज मोहम्मद बशीर से पूछा जाएगा कि जनरल फैज़ हमीद को कैसे इल्म था कि सज़ा तो होनी ही होनी है? क्या अनवर कासी से सवाल किया जाएगा कि उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी को क्यों बेंच से हटाया और कहा कि खामोश रहें, ये ऊपर से हुक्म है। ऊपर से हुक्म किसका था? ये एजाजुल हसन से भी पूछा जाएगा कि उन्होंने बतौर मॉनिटरिंग जज इस इंसाफ के कत्ल में क्या मॉनिटरिंग की थी जो आज तक चलती ही जा रही है। क्या जनरल बाजवा से पूछा जाएगा कि उनकी सरपरस्ती और ना के नीचे जनरल फैज़ ये सब कुछ कैसे करता रहा। मियां नवाज शरीफ ने इस ट्वीट के आखिर में वो वीडियो भी शेयर कर दी है। वीडियो किसकी है? वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो उन दोनों सीनियर जज थे, उनकी वीडियो है। ये इंटरव्यू है नदीम मलिक के साथ। नदीम मलिक कैसे शख्स हैं, कैसे ये सहाफ़ी हैं। गुज़श्ता दिनों हमने आपके सामने एक विला किया था जनाब AR खालिद साहब का, उसका दूसरा हिस्सा भी बाकी है। उसमें वो सहाफ़त के हवाले से कहते हैं कि कुछ सहाफ़ी होते हैं और कुछ टाउट होते हैं। टाउट और सहाफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नदीम मलिक साहब किसके लिए काम करते थे? आज उन्होंने इंटरव्यू किया तो किसके कहने पर किया, क्यों किया? बहरहाल इंटरव्यू में जो कुछ पूछा गया, जो बात हुई, जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया, वही कुछ उन्होंने कहा है जो मियां नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में दोहराया है।
उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि मेरे साथ 2 मरतबा जनरल फैज़ हमीद मिले थे। वो उन दिनों मेजर जनरल थे, DGC थे, DGISI नहीं थे। उन्होंने मुझे ये कहा था मियां नवाज शरीफ को सज़ा होनी है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के हलके इस चीज़ को लेकर बड़ा वावेला कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद शौकत अजीज़ सिद्दीकी से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि हमने 2 साल मेहनत की है, वो अकारत ना जाए, वो ज़ाया ना जाए, नवाज शरीफ को फिक्स किया जाए, इनको सज़ा दी जाए। मैं समझता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से अगर ऐसा कहा गया है, वैसे तो फ़ौज का कोई किरदार सियासत में नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान में सियासत से फ़ौज अलग नहीं रही। और फिर ऐसे हुक्मरान जो पाकिस्तान का सौदा करने पर तुल जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो फिर अपनी ताकत के ज़ोम में, अपनी अक्सरियत के बलबूते पर 2/3 अक्सरियत लेकर वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। आपका मुल्क बेच सकते हैं, आपका एटमी प्रोग्राम बेच सकते हैं। फ़ौज की सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कब नहीं होनी चाहिए? जब आपकी अदलिया इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाए कि सारे के सारे फैसले आइन के मुताबिक करे, कानून के मुताबिक करे। लेकिन यहाँ अदलिया भी कमज़ोर है, और यहाँ पे सियासतदान जब ताकतवर हो जाते हैं तो क्या कुछ करते रहते हैं। जनरल फैज़ हमीद की तरफ से उस मौके पर अगर ये कहा गया कि हमने 2 साल मेहनत की है और मियां नवाज शरीफ को फिक्स करवा दिया गया, सज़ा दिलवा दी गई कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद को कौम का हीरो करार दे देना चाहिए। उन दिनों क्या हालात थे, क्या मामला थे। सबसे पहले आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब 2013 के इंतखाबात जीत चुके थे, लेकिन अभी इन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ नहीं उठाया था। इसी दौरान सैफमा का एक सेमिनार होता है, इम्तियाज़ आलम साहब उसके सरबराह थे। उस सेमिनार में मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1947 में बॉर्डर की सूरत में एक लकीर खींच दी गई, हमारी सकाफत एक जैसी है, हमारा खुदा एक है, हम एक तरह का खाते हैं, तो ये लकीर दरमियान में आ गई, इसकी वजह से मसले हो गए। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से उस वक्त कहा गया जब इन्होंने कौम से, अवाम से वोट ले लिया था, जीत गए थे। बात फिर करने लगे कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया है भारत के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने का, लेकिन ये बात कब कर रहे हैं? जब इंतखाबात जीत चुके हैं। और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं। चंद माह के बाद इनको भारत जाना होता है। मोदी साहब वहाँ पे जीतते हैं, ये कहते हैं कि मैंने उनकी ताजपोशी में शिरकत करनी है। जिस तरीके से इनके छोटे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हुए हैं किंग चार्ल्स की ताजपोशी में, इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब मोदी की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करने का ऐलान करते हैं, वहाँ चले भी जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकातें कैसे होती हैं? अगर इनकी मुलाकात नहीं होती, अली गिलानी की सरबराही में आए हुए वफ्द से मुलाकात नहीं होती जो कश्मीर से आया था, वहाँ पे भारत के कारोबारी लोगों के साथ इनकी मुलाकातें होती हैं, मित्तल के साथ इनके बेटे की मुलाकात होती है, इनकी अपनी मुलाकात भी होती है सज्जन जनरल के साथ, दिल्ली में भी इनकी मुलाकात होती है। और फिर पाकिस्तान में वही जनरल आता है, उसके पास वीज़ा है इस्लामाबाद का और लाहौर का, लेकिन वो बगैर वीज़े के मरी चले जाते हैं। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब जनरल से मुलाकात करते हैं। बड़ी भारत की कारोबारी शख्सियत हैं, मोदी के बड़े दोस्त हैं। वहाँ पे वजारत खारजा का कोई अहलकार, कोई अफसर मौजूद नहीं होता। भारत में भी जब इन लोगों की, उनके कारोबारी लोगों के साथ मुलाकातें होती हैं, जनरल से भी मुलाकात होती है, मित्तल से भी मुलाकात होती है, उसमें भी वजारत खारजा का कोई शख्स मौजूद नहीं होता। बल्कि उन दिनों बासत साहब भारत में सफ़ीर थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको मना कर दिया। और फिर बात हमने की कि जनरल के साथ मरी में मुलाकात करते हैं, उनके पास वीज़ा भी नहीं होता। फिर मोदी पाकिस्तान आते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भारत के साथ अपने ज़ाती तल्लुकात भी बेहतर बनाते हैं। वहाँ पे ये कहा जाता है कि इनके कारोबार भी हैं, और भारत के साथ तल्लुकात को ये बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मोदी के साथ मुलाकातें, जनरल के साथ मुलाकातें, मित्तल के साथ मुलाकातें, ये सारी चीज़ें अदारों को एतमाद में लिए बगैर की जाती हैं। सबसे बड़ा इदारा फ़ौज है।
फ़ौज के पास जो भी मालूमात होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो देखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कौन शख्स क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। उनको यकीन हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब भारत के साथ ताल्लुकात के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मोदी को यहाँ पे बुला लिया जाता है, वहाँ पे मोदी से मिलने चले जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, कश्मीर के हवाले से बात करने से गुरेज करते हैं। बल्कि तो इन लोगों की तरफ से ये मुहिम चलाई गई कि कश्मीर को यहीं पे रहने दें, मामला यहाँ पे है वहीं पे रहने दें। इसको छोड़ते हुए भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बना लिए जाएं। भारत के साथ दुश्मनी करके हमने देख लिया, आप दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। उन दिनों के आर्टिकल निकाल के देख लें जो मियां नवाज शरीफ साहब की इस हवाले से हमायत में लिखे जाते थे कि भारत के साथ आपने दुश्मनी करके देख ली है, आप दोस्ती करके देख लें। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तक नहीं हो सकती। भारत के साथ दोस्ती उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी भारत गए, वहाँ से जूते खा के वापस आ गए। पाकिस्तान की तकरीम का कोई इन्होंने ख्याल नहीं किया। उनकी तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि हम इस्तकबाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दों के साथ हम नहीं बैठेंगे। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे चले गए, जो कुछ इन्होंने कहना था वहाँ पे जाके कहा है। वर्चुअल इजलास में ये कह सकते थे, उसकी सहूलत मौजूद थी, लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर जूते खाना ज़्यादा मुनासिब समझा। उसी तरह की गर्मजोशी अब इनमें भी आ गई है जैसी मियां नवाज शरीफ में थी भारत के साथ ताल्लुकात कायम करने की। आ जाते हैं फिर हम उसी मौजू की तरफ। जब फ़ौज की तरफ से देखा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब मोदी के सामने, भारत के सामने ताल्लुकात के हवाले से किसी भी हद तक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो फिर इनको निकालने का फ़ैसला कर लिया गया। कैसे निकाला गया? उसके लिए कोई ना कोई जवाब होना चाहिए था, और फिर जवाब पनामा लीक की सूरत में मिल गया। उसमें क्या कहा गया था? पनामा लीक्स में क्या था? उन फ्लैट्स की बात हो रही थी जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब आज भी मौजूद हैं। अदालत की तरफ से यही पूछा गया कि बताएं आपका ये है या नहीं है। पहले उसकी मलकियत से इनकार किया गया, बाद में कहा गया कि हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लैट्स हमारे हैं। कहाँ से आए? इसका जवाब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं दिया गया। फ़ौज ने मियां नवाज शरीफ को निकालना था, कोई जवाब चाहिए था, जवाज़ सूरत में आ गया। मियां नवाज शरीफ साहब खुशकिस्मत हैं कि इनको किसी जवाज़ के तहत अदलिया के ज़रिए बिल्कुल कानूनी और आइनी तरीके से निकाला गया। अदरवाइज़ तो फ़ौज कुछ भी कर सकती है, कोई और तरीका भी इख्तियार किया जा सकता था, लेकिन उससे गुरेज किया गया, कानूनी तरीका इख्तियार किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब साबित नहीं कर सके कि वो किन पैसों से ख़रीदे गए हैं। ये बात करते हैं इन लोगों की तरफ से हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए, इसको प्रेशराइज़ किया गया, उसको प्रेशराइज़ किया गया, दबाव डालकर फ़ैसले ले लिए गए। शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है 100% दुरुस्त कहा गया है। उन्होंने ये कहा है कि फैज़ हमीद कहते थे कि हमने 2 साल मेहनत की है। बिल्कुल मेहनत की होगी, बड़े सबूत इकट्ठे किए होंगे पनामा के हवाले से, तो अपनी मेहनत को वो किस तरह से गारत जाने देते। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब इरफान सिद्दीकी साहब के कज़न हैं, इनके पास मामला जाता तो वही फ़ैसला करते जो इरफान सिद्दीकी साहब उन दिनों में चाहते होते। वो क्या चाहते हैं? मियां नवाज शरीफ के वो दस्ते रास्ते हैं। इससे फिर अंदाज़ा हो सकता है कि क्या फ़ैसला उनकी तरफ से आ सकता था। फ़ैसला कानून के मुताबिक करवाने के लिए फैज़ हमीद ने जो कुछ भी किया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी तरफ से दुरुस्त किया गया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब साबित नहीं कर सके कि वो किन पैसों से ख़रीदे गए हैं। उन दिनों की बात है जब ये केस चल रहा था। अख्तर अली मूंगा बड़ी शोहरत के वकील हैं, वो मियां नवाज शरीफ के साथ भी ब्यूरोक्रेट के तौर पर रहे, शहबाज शरीफ के साथ भी रहे। उनसे मैंने पूछा कि मियां नवाज शरीफ का इस केस में क्या बनेगा, तो उन्होंने अपनी ऐनक को पकड़ते हुए कहा कि ये ऐनक मेरी है, अगर मुझसे पूछा जाए कि मैंने कहाँ से ख़रीदी है, अगर मैं इसका जवाब नहीं दे सकूं, तो फिर उन्होंने कहा कि यही है। मियां नवाज शरीफ के पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किन पैसों से वो फ्लैट्स ख़रीदे हैं, इसलिए मियां नवाज शरीफ को 100% सज़ा होगी। और मियां नवाज शरीफ को फिर वो सज़ा हो गई। इन लोगों की तरफ से, फैज़ हमीद की तरफ से या जनरल कमर जावेद बाजवा, उन दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा के अंदर कौमी गैरत मौजूद थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मरती चली गई और इतनी मरी
کہ انہوں نے اپنی ساری قومی غیرت میاں نواز شریف کے آخر کار قدموں میں ڈال دی، لیکن ان دنوں جو کچھ کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی طرف سے بالکل درست کیا گیا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جنرل سے میاں نواز شریف کی ملاقات پر جب اعتراض کیا گیا تو وزیر اطلاعات و نشریات کی طرف سے ان دنوں یہ کہا گیا تھا دوستیاں سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی۔ اگر دوستیاں سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی، جو لوگ ایسی پابندیوں کو نہیں مانتے، تو پھر ان کا یہی حشر ہونا ہے، یہی حشر ہوتا ہے جو میاں نواز شریف کا ہوا تھا۔ میاں نواز شریف اب تتے توے پر پلسیٹے کھاتے ہوئے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان میں کوئی یہ جواز نہیں ہے کہ ان کو غلط نکالا گیا تھا۔ جن اداروں کی طرف سے میاں نواز شریف کو ان کی ایسے اعمال کی وجہ سے نکالا گیا، ان سب اداروں کو اور کام کرنے والوں کو جنہوں نے میاں نواز شریف کے گرد شکنجہ کسا تھا اور قانون اور آئین کے مطابق کسا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں۔ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس موقع پر پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں گروی ہونے سے بچا لیا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب طائب ہو چکے ہیں، بھارت کے ساتھ یہ تعلقات کے حوالے سے جس حد تک جا رہے تھے اگر اس سے طائب ہو چکے ہیں، اگر ان کی خواہش وہ نہیں رہی کہ بھارت کے ساتھ اب دوستی کر کے دیکھ لینا چاہیے، اگر اس سے میاں نواز شریف صاحب نے رجوع کر لیا ہے تو پھر میاں نواز شریف کی معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔